हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है। उसके हम लोग लगभग 7th लेक्चर देख लिया। आज क्या है, लास्ट आपका 8वां लेक्चर है। आज इस चैप्टर को खत्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या देखे हैं, सबसे पहले सारे इसके इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सब कुछ फर्टिलाइजेशन तक पिछले क्लास में क्या हुआ था हम लोगों ने देख लिया था। अब फर्टिलाइजेशन के आगे क्या होगा आप लोगों को पता है। जब इंट्रोडक्शन में बताया गया था तो क्या बताया गया था कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बेबी की डेवलपमेंट होगी, किस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है और क्या क्या कब क्या बनेगा, वो आपको सारे बताई गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या वर्ड है, यहाँ पे क्लीवेज लिखा हुआ है। क्लीवेज का मीनिंग क्या होता है, उसमें आने से पहले क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुई थी, जायगोट बना था। ट्विन किसका फॉर्मेशन हुआ था, जायगोट का। जायगोट हमारा बन गया है, तो जायगोट बन गया है तो इसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, यानी कि डिवीजन होगा इसका। तो डिवीजन होगा, उसी को क्लीवेज बोला जाता है। तो क्लीवेज क्या है, ये आपका रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन जायगोट। रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, इसमें माइटोसिस ही होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। यानी कि इसमें आपके जो सेल साइकिल जब आप पढ़ते हैं तो बहुत तरीके से पढ़ते हैं कि माइटोसिस में क्या होगा, इसमें G1 एंड G2 फेज आर एब्सेंट। समझ में आया क्या बोला, ये G1 एंड G2 फेज आर एब्सेंट, यानी कि ग्रोथ नहीं हो रहा है इसमें। क्या नहीं हो रहा है, ग्रोथ फेज एब्सेंट है आपका, ठीक है। यानी ग्रोथ फेज एब्सेंट है। नॉर्मली क्या देखते हैं हम लोग माइटोसिस में, क्या होता था, G1 S एंड G2। इसमें क्या होता है, आपका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए अमाउंट क्या हो जाता है, डबल। और आपके G1 एंड G2 में क्या होती थी, ग्रोथ होती थी। लेकिन अब ये दोनों तो क्या हो गया है, एब्सेंट। ये दोनों क्या हो गए हैं आपके, एब्सेंट। यानी अब ये ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, डीएनए की डुप्लीकेशन होगी और फट से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। देन तुरंत आपके क्या हो जाएंगे, G1 G2 एब्सेंट हो जाते हैं और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्लीवेज चलती है कि जो माइटोटिक डिवीजन लगातार चले और आपके 1 से 2 सेल, 2 से 3 सेल, इस तरीके से आपके फॉर्मेशन होने लगते हैं। ये देखो मैंने बना के रखा था, ये आपको मैंने बताया है कि कैसे एग्जैक्टली आपका क्लीवेज का प्रोसेस चलता है इन यूटरस, ठीक है। आपको पता है ये ओवरी था, ओवरी से क्या निकलेगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ट्रेवल करके कहाँ तक जाती है, आपकी एम्पुला तक। एम्पुला, अब इसको बोला जाता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये क्या हो जाएगा, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ये आपको ये बोला गया है, यानी यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का। क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लीवेज का प्रोसेस देख रहे हैं। ये इतना क्या चल रहा है आपका, क्लीवेज। ये क्लीवेज हुआ, यानी ये 1 से 2 सेल, 3 सेल। यहाँ पे क्या है, अभी एक सेल था जायगोट का। यहाँ पे कितना सेल स्टेज बना, 2 सेल। ये कितना बना, 4 सेल। यहाँ पे कितना बना है, ये 8 सेल बनता है। कितना सेल बनता है, 8 सेल। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं ईयरली मोरुला। क्या बोलते हैं ये, ईयरली मोरुला, यानी ये मोरुला स्टेज है। उसके बाद क्या है, ये आपका कितना सेल स्टेज है, 16 सेल। ये कितना है, 16 सेल है। इसको क्या बोलते हैं, लेट मोरुला, ठीक है। ये आपका इस तरीके से क्या हो गया, मोरुला के 2 स्टेज हो गया, यानी मोरुला में कितने आएंगे, आपके 8 to 16 सेल स्टेज आ जाएंगे मोरुला में आपके। इस तरीके से ये हो जाएगा। ये क्या है, आपका बना हुआ है
ये है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में कितने सेल्स होते हैं आपके? 32 सेल्ड स्टेज, ठीक है। ये 30 यानी 32 सेल जब हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? ब्लास्टोसिस्ट बन जाएंगे। मोरुला में ब्लास्टोसिस्ट में यही अंतर है सबसे ज्यादा। ये क्या होता है? सॉलिड मास होता है। क्या होगा? सॉलिड मास। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? हॉलो। क्या होता है? हॉलो। इसमें ये आपके सॉलिड मास की तरह कौन दिखेगा? मोरुला। और हॉलो क्या हो जाएगा? ये आपका ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो रहा है यहाँ पे? इम्प्लांटेशन। क्या हो रहा है? ये इम्प्लांटेशन हो गया। कहाँ हो गया? इंडोमेट्रियम वॉल में। इंडोमेट्रियल इंडोमेट्रियम वॉल में क्या हो गया? इम्प्लांटेशन। किसका हुआ? ब्लास्टोसिस्ट का ही इम्प्लांटेशन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि कैसे क्लीवेज होता है, ठीक है। 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल। आपको मालूम है क्लीवेज में क्या हो गया? G1 एंड G2 फेज क्या होंगे? एब्सेंट हो जाएंगे, यानी रैपिड डिवीजन होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, बहुत ही फास्ट होता है। ये फर्स्ट डे अगर आपका ये फर्टिलाइजेशन हुआ है तो 7th डे में जाके क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये आपका 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा क्या हो जाएगा? ये इम्प्लांट कर जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। 2 स्टेज आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होगा। क्या था वो? एक मोरुला, ठीक है। मोरुला के बारे में क्या है? ये क्या होता है? सॉलिड मास बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर। कितने सेल के होते हैं? 8 to 16 सेल्ड स्टेज। जो 8 सेल वाला होगा ना, 8 सेल वाला कहाँ रहता है? इन फैलोपियन ट्यूब। और जो 16 सेल का हो जाएगा वो कहाँ आ जाता है आपका? बोलो। यूटेरस में, यानी यूटेराइन कैविटी में आपका ये आ जाता है। 8 सेल वाले को क्या बोलते हैं? ईयरली मोरुला। 16 सेल वाले को क्या बोलते हैं? लेट मोरुला, ठीक है। इसके जैसा दिखता है, जैसे सॉलिड मास बोला ना, और भी क्या है? मालबेरी के समान, ठीक है। मालबेरी लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इसका। तो ये रहे आपके मोरुला के कुछ फीचर्स है जो आपसे पूछे जाते हैं। फिर क्या है इसके बाद? आपका ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बारे में क्या है? आपको क्या बोला गया है? ये 32 सेल्ड स्टेज है। 32 सेल्ड स्टेज है तो क्या ये कैसा होता है? हॉलो मास। यानी ये सॉलिड नहीं होता है, कैसा होता है? हॉलो होता है। क्या क्या है इसके? देखो, बाहर कौन सा लेयर रहेगा? जोना पेलुसिडा लेयर। जोना पेलुसिडा अभी नहीं हटता, जब इम्प्लांटेशन के समय ही हटता है ये। ठीक है। क्या क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको? ये बाहर का लेयर क्या है? जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपका? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं इसको, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। उसके बाद क्या है? ये इनर सेल मास, यानी कि इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये हो गया आपका ब्लास्टो सील।
क्योंकि ये कैविटी है ना, ये क्या है आपका कैविटी है, तो इसलिए इसको सील बोलते हैं, कैविटी ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब इतनी चीजें हो गई आपकी। ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या होता है आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करेगा आपका HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो किसके जैसा काम करता है, लाइक LH, किसके जैसा काम करता है, LH की तरह ये काम करता है। उसको रिलीज करने वाला कौन है, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर ही होता है। तो यहाँ पे दिख गया ये ब्लास्टोसिस्ट क्या क्या है। फिर क्या है इसके बारे में, इम्प्लांटेशन, occurs in this phase या दिस स्टेज। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तभी यही आपका क्या हो जाता है, आपका जानना कहाँ पे जाएगा, इम्प्लांटेशन होने के लिए जाएगा। तो ये आपका ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हो गया। 32 सेल्ड स्टेज होता है, हॉलो मास होगा इसका। इम्प्लांटेशन इसी स्टेज में होता है। बाहर वाला लेयर जोना पहले सीधा है, फिर ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, फिर इनर सेल मास है। इनर सेल मास आगे जाके देखिए कैसे डिवाइड होता है, बताते हैं। ये यहाँ पे है आपका एनसीईआरटी का फिगर है, बताया हुआ है इसमें कि किस तरीके से। ये देखो यहाँ पे क्या था, ओवरी है, यहाँ से रिलीज हुआ oocyte, सेकेंडरी oocyte, यहाँ पे स्पर्म का क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, ये आपका 2 सेल्ड स्टेज बना, 4 सेल्ड स्टेज बना, ये आपका मोरुला, ईयरली मोरुला बना हुआ है। यहाँ पे इसने जूम करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है, देखो मोरुला बना हुआ है। फिर ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया। देखो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ये क्या है आपका इनर सेल मास। तो इस तरीके से आपके ये बने हुए हैं, एनसीईआरटी में भी बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। अब क्या है, इसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होगा कैसे होगा, इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट with endometrial layer of mother uterus। मदर का जो यूटरस है उसका इम्प्लांटेशन, यानी उसमें जो अटैचमेंट होगा किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। कब होता है ये, मैंने अभी जस्ट बताया था, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7th डे यानी 7वें दिन में होगा। ये क्या है हमारा, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ गया, इम्प्लांट होने। ये क्या है आपका, इंडोमेट्रियम। इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट होने के बाद क्या, ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया है, ये जो आपका इनर सेल मास है ना, वही डिवाइड हो गया 2 चीजों में। सबसे पहले तो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो डिवाइड हो गया है। बाहर वाले लेयर का क्या नाम है आपका, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अरे अंदर का लेयर है जो सॉलिड की तरह दिख रहा है वो क्या है आपका, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये दोनों लेयर किसके हैं आपके, ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हो गया, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हो गया। उसके बाद ये क्या है आपका, ये क्या है, एमनियोटिक कैविटी। क्या है ये, एमनियोटिक कैविटी। और ये क्या है आपका, एमनियोटिक कैविटी। और ये क्या हो जाएगा आपका, योल्क सैक। योल्क सैक क्या करता है, ये आपका ब्लड फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। जब बेबी बहुत ही ज्यादा, जैसे ये अर्ली स्टेज है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ब्लड का फॉर्मेशन कराएगा, ये ब्लड फॉर्मेशन करवाएगा इन अर्ली स्टेज। बहुत ही जब बहुत ही कम एज का होता है, यानी कि आपके कितने लगभग इम्प्लांटेशन होने के बाद 10th 11th डे यानी 1 मंथ के अप्रोक्स आपके क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन योल्क सैक ही करवाता है। एमनियोटिक कैविटी हो गया। तो ये जो डिवाइड हुआ, ये किसके कारण डिवाइड हुआ, ये आपका
ये दोनों जो डिवीजन है ये किसका है, आपका इनर सेल मास का, ठीक है। इनर सेल मास ये जो दो चीजों में बढ़ जाता है, एक इपीब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट। तो इपीब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी बना लेगा, यानी एमनियोन सेल बना लेंगे आपके, और ये क्या बना लेगा आपका हाइपोब्लास्ट क्या बना लेगा, येल्क सैक बना लेगा। इस तरीके से क्या है आपका ये जो स्टेज पूरा दिखता है यहाँ पे जो आपको ये बन रहा है, ये गैस्ट्रुला बनता है। ये क्या बन रहा है, ये जो बन गया वो क्या बन गया, गैस्ट्रुला बन गया। गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे गैस्ट्रुला को जान लेते हैं। क्या है गैस्ट्रुला, आपको पता है आफ्टर ब्लास्टुला यानी कि ब्लास्टोसिस्ट आपका क्या बनता है, गैस्ट्रुला फॉर्म। यानी कि क्या आफ्टर इम्प्लांटेशन ही बनेगा ना, ये आफ्टर इम्प्लांटेशन ये हो गया। और क्या हुआ है इसके बारे में, जो गैस्ट्रुला है उसको कैसे कैरेक्टराइज कीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर क्या बनाएगा, इंडिकेट करता है गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। ठीक है, तो 3 जर्म लेयर कौन कौन है आपको सबको पता है पहले से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, उसके बाद इंडोडर्म। ये क्या बन गया आपके गैस्ट्रुला में ये लेयर होते हैं और ये इसी को डिसाइड करता है कि गैस्ट्रुला फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या है, इम्प्लांटेशन के बारे में जानते हैं। इम्प्लांटेशन का क्या है, इफ implantation occurs any other location any other location other than, ठीक है, other than इंडोमेट्रियम, उसको क्या बोलते हैं, अदर देन इंडोमेट्रियम के अलावा अगर और कहीं पे भी यूट्रस में क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए, तो आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहलाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी ये प्रेगनेंसी ज्यादा दिन तक कंटिन्यू रही रहेगी और इसमें क्या हो जाता है, बेबी का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है। इसका मतलब समझ लीजिए ये क्या है, ये यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब बनाया मैंने, ये यूट्रस बना दिया, ठीक है। आपको पता है कि इधर 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 आपके इंडोमेट्रियम लेयर है, तो इधर जो आपके इम्प्लांटेशन होंगे, यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन होंगे, ये सब नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है। लेकिन क्या हो जाए, अगर इधर ही इम्प्लांटेशन हो जाए तो फैलोपियन ट्यूब में ही, या और एकदम इधर हो जाए, तो क्या हो जाता है, ये आपके ये जो प्रेगनेंसी है वो सही से कंसीव नहीं होती है। ये क्या कहलाता है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। और ये आगे जाके क्या होता है, ये मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सबसे ज्यादा मदर के लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसे भी डेवलप नहीं कर पाएगा, और साथ में क्या होता है, मदर को भी जान का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। तो इस तरीके की प्रेगनेंसी आगे ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसको क्या हो जाता है, ये प्रेगनेंसी फिर ये आगे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ये रहा एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। अब क्या है आपके इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, इधर देख लो,
सारा इम्प्लांटेशन देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि ब्लास्टोसिस्ट का आपका क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है, यानी ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर गया, उसके बाद आपके सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, योल्क सैक, अम्नियोटिक कैविटी, क्या क्या चीजें हैं ये सब आपके गैस्ट्रुला में बन जाते हैं। उसके बाद आपके क्या है कि गैस्ट्रुला क्या होता है, ये जो 3 जर्म लेयर के जो आपके दिखते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ये सब आपके ये लेयर, यानी जो आप देख रहे हो ना एमनियोटिक कैविटी या एमनियोन जो देख रहे हो, और दूसरा क्या योल्क सैक देख रहे हो, ये सब क्या है आपके वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, यही आपको उसी से ही आपको डिसाइड होते हैं। वहां पे आपका एमनियोन जो है वो एक्टोडर्म है। इस तरीके से आपको दिखा रहा है कि 3 जर्म लेयर क्या हो गया है, बन गए हैं। ये हो गया। उसके बाद है आपका कि एक टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जो अदर देन जो इंडोमेट्रियम के वॉल के अलावा कहीं और पे क्या हो जाए, इम्प्लांट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। अब क्या है, प्लासेंटा फॉर्मेशन। क्या है आपका प्लासेंटा। आप लोगों को पता है प्लासेंटा क्या है, बहुत हमेशा सुनते हुए आते हैं, क्या होता है ये, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन, और कौन सा कनेक्शन, उससे भी पहले ऐसे ही कनेक्शन नहीं होता है। क्या है ये आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। क्या हुआ, समझ में आया क्या बोला जा रहा है। प्लेसेंटा क्या है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, यानी बच्चे और माँ के बीच में जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों कनेक्शन है वो प्लेसेंटा बनाता है। ठीक है, ये किस तरीके का रहता है, ये इट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड। आपका जो प्लेसेंटा है ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और क्या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह भी काम करता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इंडोक्राइन मेम्ब्रेन कहने का क्या मतलब, ये क्या बनाएगा, हार्मोन बनाएगा, हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या बना देगा, हार्मोन फॉर्मेशन। और ये जो आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये कहने का क्या मतलब है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का मीनिंग ही क्या होता है कि कोई मेम्ब्रेन है उसके आर पर क्या हो जाए, कुछ चीजें डिफ्यूज कर जाए। ठीक है, इधर से उधर, इधर से इधर, आपके दोनों साइड क्या हो जाए, आपके ये क्या होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। तो किसकी किसकी ट्रांसपोर्ट होती है, सो देख लीजिए क्या हुआ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। इट मीन्स, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, कहां से जाएगा ये सब, फ्रॉम मदर टू फीटस। किसके थ्रू जाएगा, ये आपके प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कहाँ जाएंगे, मदर से फीटस में जाएंगे। और क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस waste and CO2 from fetus to mother। यानी जो वेस्ट बनेगा, जो बेबी, पहले तो जो खाना का जरूरत था, जो न्यूट्रिएंट का जरूरत था वो गया, ऑक्सीजन और आपके क्या न्यूट्रिएंट्स कहाँ गया, मदर से फीटस में, क्योंकि बच्चा तो खुद नहीं बना सकता कुछ भी, फिर क्या, और वो खाना तो नहीं खा रहा ना। नाइट ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, जो ये मदर के थ्रू जो खाना गया है बच्चे में, अब उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे। आपको पता है मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं,
फिर आपका CO2 होता है, वो सबका क्या होगा फिर बेबी से क्या हो जाएगा, मदर में। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या होगा, एक और आप सुने होंगे IgG एंटीबॉडी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मदर टू fetus। क्या हुआ यहाँ पे, जो IgG एंटीबॉडी है, आपको पता है IgG एंटीबॉडी सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। इसलिए क्या होता है ना, ये प्लासेंटा का लेयर से क्या होता है, ये आपके ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं और पहुंच जाएगा मदर टू फीटस, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फीटस। जो बेबी को, बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा बच्चा है, वो क्या उसमें इतनी ताकत नहीं है कि इस तरीके से क्या वो खुद का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप कर सके। तो क्या होता है, मदर से ही क्या जाता है, प्रोवाइड क्या जाएगा, आपका ये बना बनाया एंटीबॉडी जाता है, यानी IgG, जो कि क्या करता है, बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो पता चला प्लासेंटा क्या है, ये आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड चाइल्ड के बीच में। फिर ये क्या करता है, किसके जैसा काम करेगा, आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और किसके जैसा, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये कार्य करता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसे काम करता है वो दिख रहा है, ट्रांसपोर्ट O2 एंड न्यूट्रिएंट्स, जो ऑक्सीजन है न्यूट्रिएंट्स है, वो मदर से कहाँ जाएगा, बेबी में, और बेबी में जो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट बना है और जो CO2 है, वो सब बेबी से कहाँ जाएंगे, मदर में। वो सब आपके किससे काम होंगे, ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से काम होंगे, यानी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से। फिर क्या है, आपका IgG भी ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम मदर टू फीटस, जो कि फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड यानी क्या, हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। आप देख लीजिए कि आपके प्लासेंटा बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। क्या हुआ, ये फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, क्या दिख रहा है, ये क्या है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ मदर इंडोमेट्रियम। मदर का जो इंडोमेट्रियम है वो अब किसके जैसा बन गया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसके पास। ठीक उसी के जैसा आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक और भी है, जो कि क्या है आपका, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बना लिया, ये कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई कैसे बना, फॉर्म्ड बाय सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। कोरियोनिक विलाई कैसे बनता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अभी देखा था ना, वो बाहर था, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या है आपका, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। साइटोट्रोफोब्लास्ट है, उसके बाद सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट था, वही आपका क्या हो गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया, जिसका नाम क्या है, कोरियोनिक विलाई। ये भी किसके जैसा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके भी है। यही दोनों का कनेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, प्लासेंटा कहलाता है। आपके इंडोमेट्रियम, ये कोरियोनिक विलाई, और आपके ये जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, प्लासेंटा। क्या बनाया, प्लासेंटा फॉर्मेशन। यानी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्लासेंटा या तो सिर्फ मदर का पार्ट, या तो सिर्फ फीमेल या फिर बच्चे का पार्ट नहीं है, किसका है, दोनों का पार्ट है। कोरियोनिक विलाई कौन सा पार्ट हो गया, फीटल पार्ट। क्या हो गया, फीटल पार्ट, यानी फीटस के साइड से कौन सा लेयर है, आपके कोरियोनिक विलाई, और इंडोमेट्रियम के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो किसके हो गए, मदर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यानी दोनों के कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं, प्लासेंटा फॉर्मेशन बोलते हैं। यानी यहाँ पे दोनों आते हैं आपके इन प्लासेंटा फॉर्मेशन, बोथ
मदर एंड fetus पार्ट आर इन्वॉल्व। लोगों बच्चों के दिमाग में एक और चीज का ये हो जाता है क्या कि यहाँ पे क्या एंडोमेट्रियम है, ब्लड वेसल्स है, यानी कनेक्शन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। देखो यहाँ जो है वो इस साइड क्या होगा, मदर का ब्लड होगा, इधर क्या रहेगा, बेबी। यहाँ से क्या होता है, डिफ्यूज होता है, ये चीजें क्या होती है, डिफ्यूज होती है, और ये फिर इधर से आपके यहाँ चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका कोई भी ब्लड का मिक्सिंग नहीं होगा कि फीटल ब्लड और मदर ब्लड का यहाँ पे किसी भी तरीके का मिक्सिंग नहीं होता है, एकदम से सेपरेट रहता है आपका मदर ब्लड, और वो भी फुल्ली के फुल्ली इधर आपके फीटल ब्लड भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ मदर एंड फीटल ब्लड यहाँ पे नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड नॉट टेक प्लेस, ठीक है। यानी मिक्सिंग ऑफ आपके मैटरनल और फीटल ब्लड का मिक्सिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है। कोरियोनिक विलाई कहाँ से आएगा आपका, फीटस से, जो कि कहाँ से बनता है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से, ये आपका फीटल पार्ट है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो मदर का एंडोमेट्रियम का है, वो दोनों मिलके क्या बनाता है, आपका प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। अब देख लीजिए यहाँ पे हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा लिखे हुए हैं। हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा क्या क्या है, CRH, ये क्या है, ये सब का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये प्लासेंटा हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिकोट्रॉफिक से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि ये कुछ कॉर्टेक्स पे काम करने वाले हैं। कॉर्टेक्स यानी कि क्या, जो मदर का जो आपके किडनी है, वहां के जो कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट होता है, बेसिकली आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है, वहां के कॉर्टेक्स और मेडुला में भी कॉर्टेक्स वाले हार्मोन्स को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। यानी कि कॉर्टिसोल, ये किसका फॉर्मेशन करवाएगा, कॉर्टिसोल का फॉर्मेशन करवाता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है प्रेग्नेंट लेडी में आपके सारे फंक्शन होने के लिए, ठीक है। तो कॉर्टिसोल का फॉर्मेशन कराने के लिए कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करेगा, आपका प्लेसेंटा रिलीज करेगा। HPL क्या है आपका, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। लैक्टोजेन से ही नाम पता चल रहा है, प्लेसेंटा से तो दिख रहा है कि प्लेसेंटा से रिलीज हुआ है, लैक्टोजेन से क्या दिख रहा है आपको, ये मिल्क, यानी कुछ मिल्क पे काम करने वाला है। तो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ mammary gland in pregnant woman। यानी कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे जैसे ग्रोथ, जैसे जैसे टाइम बीतता है, वैसे वैसे क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड भी और ज्यादा ग्रोथ करने लगता है। किस रीजन से, आपका जो ये HPL भी जो इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है। HPL कौन रिलीज कर रहा है, आपके प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है, जो कि मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाने में हेल्प कर रहा है। HCG क्या है, ये पीछे भी अभी आया था, यहाँ पे डिफाइन करना था, इसलिए मैंने वहां पे नहीं बताया था। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन क्या है ये, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन से पता चल रहा है कि कुछ कोरियोनिक से रिलीज हो रहा है। कोरियोनिक विलाई था ना अभी, आपको पता वो सिंसाइटेड ट्रोफोब्लास्ट यानी ट्रोफोब्लास्ट से बना है। मैंने बताया था HCG कौन रिलीज करता है, ट्रोफोब्लास्ट। कौन रिलीज करता है, ट्रोफोब्लास्ट, जो कि किसके जैसा होता है, लाइक LH। जो आपके जो LH कार्य करता है ना, उसी के जैसा ही आपका ये HCG भी काम करता है। इसका मतलब LH क्या कर रहा था, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने का काम कर रहा था। इट मेंटेन, क्या मेंटेन कर रहा है, कॉर्पस
लुटियम, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने का काम किसका है, आपके एचसीजी का ही है, क्योंकि बाद में एलएच रिलीज नहीं होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है इस रीजन से। तो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कौन कर रहा है आपका, ये एचसीजी, और यही डिटेक्ट होता है, डिटेक्ट इन यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। इसलिए क्या होता है, यूरिन टेस्ट होता है, क्या होगा, यूरिन टेस्ट, जिसका नाम क्या है, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। वो जो भी आप लोग देखते होंगे प्रेगा न्यूज करके, ऐसे बहुत सारी किट आती है, ठीक है, जो आपके यूरिन का बस कुछ बूंद यूरिन डालने से क्या होता है, वो डिटेक्शन करता है कि कोई भी मदर जो है वो क्या वो प्रेग्नेंट है या वुमेन मतलब प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, ये डिटेक्ट करके बता देता है, क्योंकि आपका एचसीजी आपको पता है एचसीजी कब बनेगा, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तभी बनेगा। इतना पता चल गया कि इम्प्लांटेशन हो गया मतलब क्या, बेबी बना है, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, इसका मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तभी एचसीजी कहाँ दिख रहा है, यूरिन में दिख रहा है। तो ये पॉजिटिव टेस्ट आना, इसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी हो गई है। अब क्या है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन, सबके काम जानते हैं आप लोग। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो जान ही रहे हैं क्या कर रहा है, वो दोनों मिलके एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन किया हुआ है, एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन, यही लोग मिलके किए हुए हैं। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन क्या कर रहा है, ये होता है, ये आपके बाद में बनते हैं, ठीक है। इट फॉर्म लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ यानी कि बेबी की डिलीवरी के समय क्या करता है ये रिलैक्सिन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन वॉल एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस उसको लूज करता है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है, लूज करता है, और यूटेराइन वॉल को बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये किसका काम है, रिलैक्सिन का। तो आपको पता है रिलैक्सिन ऑल द टाइम तो नहीं बनेगा ना, कब बनेगा, जब चाइल्ड की बर्थ होगी। तो ये भी पूछा जाता है कि जब ये जो रिलैक्सिन है या फिर कौन से हार्मोन है प्लासेंटा के, जो क्या होते हैं आपके प्रेगनेंसी के लास्ट में बनते हैं, यानी कि डिलीवरी के समय में बनते हैं, या तो फिर ऑल द ओवर टाइम नहीं बनते रहते हैं, तो कौन हो जाएगा आपका, ये रिलैक्सिन। इस तरीके से हार्मोन खत्म हुआ। अब क्या है यहाँ पे, अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड आपको पता, सुना ही होगा, नाभि नाल जो भी जिस तरीके से चीजें रहती हैं। ये क्या रहा आपका, इंडोमेट्रियम है मदर का, ये क्या है, कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई, यानी दोनों मिलके क्या है आपका, ये प्लासेंटा है। क्या है ये, प्लासेंटा। प्लासेंटा से क्या होगा, चीजें क्या होगी, डिफ्यूज होगी और इधर से इधर आएगी। तो अम्बिलिकल कॉर्ड उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये दोनों आपके क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, यानी टू अम्बिलिकल आर्टरी। यहाँ पे क्या है, टू अम्बिलिकल आर्टरी, ये बीच में क्या है आपका, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन, टू अम्बिलिकल आर्टरी, टू अम्बिलिकल वेन, यानी कि ये टोटल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो आपका हुआ ये पूरा का पूरा, ये क्या है आपका, अम्बिलिकल या अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या होती हैं आपकी, तो पता ही है क्या क्या होगा, टू अम्बिलिकल आर्टरी और टू या एक क्या होंगे अम्बिलिकल वेन। कितने होंगे, इसकी संख्या एक ही है। अम्बिलिकल आर्टरी में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, पता है आपको, बताया होगा क्या, ये जो अम्बिलिकल आर्टरी, आर्टरी देख के क्या लग रहा होगा कि किस कौन सा ब्लड होगा,
प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा तक लेके जा सकते हैं उसको। प्लासेंटा अम्बिलिकल वेन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहां से कहां, प्लासेंटा टू फीटस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, 1 अम्बिलिकल वेन होता है। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है प्लासेंटा से आपको फीटस से प्लासेंटा की ओर, और जो आपका अम्बिलिकल वेन है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द प्लासेंटा टू फीटस। ये आपके अम्बिलिकल कॉर्ड के भी काम हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, सो देख लो। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पे बोला ना आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरियोनिक विलाई, विच आर द सराउंडेड बाय इंटायर टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। क्या बोला, कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू से आपके सराउंडेड होते हैं और आपके किसके, मैटरनल ब्लड से। मैंने बोला था ना यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है, और वहीं पे आपके सारे ब्लड से क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन का काम होता है। कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड, ठीक है, एक तो क्या हो गया, मिल गया है with the each other and join to form the structural and the functional unit between the developing embryo यानी कि fetus and the maternal body, जिसका नाम क्या है आपका प्लासेंटा। देखो कितना अच्छा से लिखा है इसने प्लासेंटा के बारे में कि जो यूटेराइन टिश्यू है वो आपके यानी और कौन, कोरियोनिक विलाई, दोनों मिलके इंटरडिजिएट कर जाते हैं यानी मिल जाते हैं और एक आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन यानी यूनिट बनाते हैं मदर और चाइल्ड के बीच में, जिसका नाम क्या है, प्लासेंटा। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ oxygen and the nutrients to the embryo and so also removal of the carbon dioxide। ये सब आपको बताया हुआ है, बस यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि आप लोगों को सारा पॉइंट्स क्या है एनसीईआरटी में लिखी हुई है। प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रायो, द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अभी जस्ट बताया ना कि प्लासेंटा जो है वो चाइल्ड से किसके थ्रू आपके कनेक्टेड है, अम्बिलिकल कॉर्ड से, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस टू एंड फ्रॉम यानी यहाँ से वहां उधर से उधर, इधर ये कहूंगा, ऑफ द एम्ब्रायो। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन इंडोक्राइन टिश्यू, किसके जैसा एक्ट करता है, इंडोक्राइन टिश्यू। आपको पता है इंडोक्राइन यानी कि क्या, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, यानी कि सेवरल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लाइक आपको दिखा हुआ है देखो HCG, फिर क्या लिखा हुआ है HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ETC। इन द लेयर, इधर क्या बोला, इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन इज कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय क्या, प्लेसेंटा। ये हो गया आपका रिलैक्सिन, जो कि क्या होता है, रिलैक्सिन जो है ना वो एक और से भी देखो प्लेसेंटा तो रिलीज कर ही रहा है, क्या बोला गया है, प्लेसेंटा तो रिलीज कर ही रहा है किसको, रिलैक्सिन को, लेकिन साथ में रिलैक्सिन और भी कहां से रिलीज हो रहा है, ये आपका ओवरी से, कहां से, ओवरी से। तो ये ओवेरियन हार्मोन भी है, तो यहाँ पे याद रखना कि ओवरी भी है जो लास्ट में जाते जाते क्या रिलीज करने लगता है, रिलैक्सिन, क्योंकि रिलैक्सिन का अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए बेबी को बर्थ होने के लिए, ठीक है। Let us remember that the HCG, HPL and the relaxin produced in the woman only during the pregnancy। यहाँ पे बोला ना अगर ये सब हार्मोन आपके एमसीक्यू में पूछे और बोले कि ये ऑल द टाइम मतलब वुमेन में जब से जन्म लेते हैं तब से रिलीज होते हैं या सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, यही आपका लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, देखो कॉर्टिसोल है ना, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ETC, सब के सब क्या होते हैं, इंक्रीज रहते हैं सेवरल फोल्ड्स, यानी बहुत ज्यादा गुना से बड़े हो रहते हैं इन द मैटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज इसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये सब इतना बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे फीटल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। फिर मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी आपको जरूरी है। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, देखो लिखा है ना डिफरेंशिएट्स, ये क्या कर जाता है, डिफरेंशिएट्स कर जाता है आपके
वही आपका डिफरेंशिएट, आपको पता है कि किसमें डिफरेंशिएट करेंगे, आपके इनर सेल मास किसमें हो जाते हैं, एक तरफ एमनियन में, एक तरफ योल्क सैक में आपके डिफरेंशिएट हो जाता है, या तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। अब क्या है जेस्टेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन हो गया ना, अम्बिलिकल कॉर्ड देख लिया, प्लेसेंटा देख लिया, अब बेबी में अच्छे से क्या हो रहा है, वहां पे सब उसको खाना मिल रहा है अच्छे से, वो अब वो ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ करेगा तो आपको पता है जेस्टेशन क्या था, पहले से बताया हुआ है आपको। टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ बेबी डेवलपमेंट इन मदर यूट्रस। यूट्रस में जो आपका जितना टाइम लगता है एक फुल्ली बेबी को डेवलप होने में, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड में क्या क्या चीजें होंगी, ये कितने दिन का होता है, टोटल टाइम ड्यूरेशन इसका कितना है, मंथ में तो सब लोग जानते होंगे, कितने हैं आपके 9 मंथ्स, 38 से 39 वीक्स, ठीक है, 294 डेज के अप्रोक्स ये चलता है। तो ये आपके सारे क्या है, जेस्टेशन के टाइम है, दिन में, आपके मंथ में, आपके वीक में। ठीक है, अब ये जो जेस्टेशन पीरियड है वो आपका किस तरीके से रहेगा, ये कब से गिनते हैं, ये जो 9 मंथ है, जो 39 वीक है, या 294 डेज है, वो कब से गिनते हैं हम लोग, फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन डे ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे पता चलेगा, उसी दिन से चलेगा ना कि डे ऑफ ओवुलेशन जो है, डे ऑफ ओवुलेशन, नहीं तो फिर क्या होगा आपका इम्प्लांटेशन से, डे ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इस तरीके से हम लोग जेस्टेशन पीरियड का टाइम पीरियड निकालते हैं। अब देखते हैं जेस्टेशन में हो क्या रहा है, टाइम पीरियड इधर क्या है आपका, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो कब क्या बना, अब ये देखते हैं जेस्टेशन पीरियड में, तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या किस तरीके से बना। इधर आपको कब का देखना है, ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, फिर क्या है थर्ड मंथ, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फिर फिफ्थ मंथ, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वही बता रहे हैं, फिर क्या है आपका 6 मंथ, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आपका बताया हुआ है कि क्या क्या बनता है, उसके बाद फिर बेबी का ग्रोथ ही होता है और कुछ नहीं। थर्ड मंथ को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 6 मंथ को क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा आपका, क्या बनता है, हार्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्या बनेगा, हार्ट बनेगा। सेकेंड मंथ में क्या बनेंगे आपके, लिम्स एंड डिजिट्स ऑफ एम्ब्रायो फॉर्म्ड एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आपके जो है वो बन जाते हैं। थर्ड मंथ में क्या होता है, hairs appear on head and most of the organ are formed। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन बन जाते हैं, यानी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बन जाते हैं इस समय, क्या बन जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बन जाते हैं। इसके रीजन से क्या होता है, अगर इस समय ये अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो क्या है, बेबी का सेक्स पता चल जाता है कि फीमेल है या मेल है। इसलिए ज्यादातर क्या होता है ना, जो
फिटिसाइड होता है, यानी फीमेल फिटिसाइड जो किया जाता है, अबॉर्शन का जो है चांसेस सबसे ज्यादा ये क्या होता है, थर्ड में ही, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ज्यादा करवाया जाता है, क्योंकि इसी समय अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि बेबी क्या है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बन जाते हैं। फिफ्थ में क्या है आपके, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी अपीयर, ठीक है। आईलिड, आईलैशेस सब ये हो जाते हैं, आईलैशेस फॉर्म, आईलिड सेपरेट, क्या हुआ, आईलिड सेपरेट कर जाएंगे, आईलैशेस बन जाएंगी, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। फिफ्थ में आपके, सिक्स में क्या होता है, हेयर्स अपीयर ऑन होल बॉडी, ठीक है, पूरे के पूरे बॉडी पे क्या होते हैं, आपके हेयर्स बन जाते हैं और वो आपका मूवमेंट अच्छे तरीके से करने लगता है, यानी कि पूरा का पूरा बेबी डेवलप कर जाता है। और 6 से 9 मंथ जो है, 6 से 9 मंथ तक जो है वो क्या होता है आपका, बस बेबी का डेवलपमेंट होता है, जो सब कुछ बन गया वो क्या होगा, ग्रोथ होगा, क्या होगा, ग्रोथ। देख लीजिए एनसीईआरटी में क्या बोला हुआ है, ये आपके यहाँ पे बताया गया है। देखो, इंटू एन आउटर लेयर, ये जो एक्टोडर्म था, इंडोडर्म था, मेसोडर्म था, वो आपके गैस्ट्रुला के लिए था, जो मैंने बताया था कि जो आईसीएम है, इनर सेल मास जो है वो डिफरेंशिएट कर जाता है, ठीक है। फिर क्या है आपके, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू द टिश्यूज, यानी कि ऑर्गन्स इन एडल्ट। यही क्या होता है, इसी ऑर्गन से, इसी लेयर से सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। इट नीड टू बी मेंशन्ड हियर, inner cell mass contains a certain cell stem cells which are have the property to give rise to the all tissue organ। क्या बोला, इनर सेल मास के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, जो सेल्स है उसके पास क्या है, स्टेम सेल्स है, वो क्या करती है, हैव टोटीपोटेंसी होती है, टोटीपोटेंसी, यानी कि क्या, टोटल पोटेंसी, यानी कि टोटल पोटेंसी है, गिव राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, या कुछ भी बनाने की क्षमता किसमें, आपके स्टेम सेल्स में, यानी कि इनर सेल मास में, उसी से क्या होगा, आपका सारा का सारा ऑर्गन्स आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया टोटीपोटेंट सेल। व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पे पूछा है आपसे, द ह्यूमन एम्ब्रायो प्रेगनेंसी कितने मंथ का होता है आपका, 9 मंथ। फिर बोला हाउ मेनी मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी लास्ट इन डेज, आपके डॉग्स में पूछे, एलिफेंट्स में पूछे, कैट्स में, ये आपको बताना है। फाइंड आउट द ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर द 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रायो हार्ट इज फॉर्म, यानी क्या बना, आपके 1 मंथ में क्या बना, हार्ट बन गया। द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय द लिसनिंग द हार्ट साउंड। इसलिए क्या होता है ना, अगर 1 मंथ में क्या होता है, बेबी का हम लोग हार्ट साउंड सुन लेते हैं, इसलिए आपका क्या होता है कि जैसे सही से डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस रीजन से क्या होता है, हम लोग पहले बेबी का हार्ट साउंड सुनने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको क्या पता चलता है कि हाँ अच्छे से बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए तो 1 मंथ में ही क्या हो गया है, हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है। फिर क्या है, केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप से ही सुनना है। बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्ड लिम्स डिजिट्स, ठीक है। फिर क्या है, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, यानी कि क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एज वेल एज आपके डेवलप कर जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व किस में होता है, आपका 5th मंथ में, जो हेड पे जो हेयर डेवलप होते हैं आपके 5th मंथ में डेवलप होते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अबाउट द 24 वीक्स, यानी कि 2nd ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर ऑल ओवर द बॉडी, आईलिड्स आपके सेपरेट कर जाते हैं, आईलैशेस सेपरेट कर जाते हैं, वो बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ्स क्या होता है, प्रेगनेंसी, fetus is fully developed and the ready to delivery and ready to delivery आपके ये बन जाते हैं, यानी कि क्या हुआ, बेबी हमारा बन गया, अब क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका पार्चुरेशन।
पार्चुरेशन देख लेते हैं। पार्चुरेशन बताया वही था कि क्या होगा। पार्चुरेशन क्या है आपका? डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस का क्या होगा? डिलीवरी कैसे होगा आपका? ये मदर प्लासेंटा प्लस फुल्ली डेवलप्ड बेबी सेंड सिग्नल टू मदर इन पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से क्या रिलीज हुआ आपका? ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीटोसिन। और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन इंडोमेट्रियल। इंडोमेट्रियल नहीं, क्या होगा आपका? यानी कि आपके क्या हो जाएंगे? यूटेराइन वॉल पे हो जाएंगे। जो स्मूथ मसल्स है वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और बेबी की डिलीवरी क्या हो गई? बेबी की डिलीवरी, बेबी डिलीवर। ठीक है, क्या हो गया? बेबी की डिलीवरी हो गई। यानी कि क्या है? पार्चुरेशन में क्या हुआ? आपका प्लेसेंटा है और जो फुली डेवलप्ड बेबी है वही सिग्नल भेजेगा, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, साथ में आपके रिलैक्सिन भी रिलीज हो जाते हैं। दोनों मिलके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका ये वॉल पे, यूटेराइन वॉल पे, और सारा का क्या होगा? फिर बेबी की डिलीवरी हो जाएंगी। यानी यहाँ पे क्या हो गया है? हमारा चैप्टर समाप्त। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी बच्चा जन्म लिया तो क्या खुशी की बात है, यहाँ पे आपके बेबी की डिलीवरी हो गई है इस तरीके से। तो थैंक यू। आप लोग को इसमें चैप्टर से कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और मैंने सारा का सारा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो जितने भी पॉइंट्स थे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, आपके जो भी एकदम जो कुछ भी नहीं समझ में आता था सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से और भी आपको वीडियो चाहिए यह बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।